एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका बिश्नोई वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी बेहतर कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के बारे में पढ़ेंगे। कुछ की हाइलाइट्स किए मैंने कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले में हम इसका मीनिंग देखेंगे, क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। इसके अंदर टर्म आती है एक होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये देखेंगे। इंडोर्समेंट कैसे की जाती है, पार्टीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व होगी, और चेक को क्रॉसिंग कैसे किया जाता है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जैसे कि हमें पता है इसमें टू टर्म्स है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल का क्या मतलब हुआ, ट्रांसफरेबिलिटी। एन इंस्ट्रूमेंट एनी पीस ऑफ पेपर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, कुछ इसका अच्छे से मीनिंग समझते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो ट्रांसफरेबल होता है। ये डॉक्यूमेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट की जाएगी, या फिर जो बियरर होगा, जो होल्ड करेगा इंस्ट्रूमेंट को, उसको कोई भी स्पेसिफिक डेट पे पेमेंट की जाएगी। ठीक है, एक्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं बताया है, लेकिन जो सेक्शन 13 है ना, वो 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को बताता है। दैट इज़ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। इसके टाइप्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये एक रिटन प्रॉमिस होता है कोई भी सम को पे करने के लिए, तो सेक्शन 4 में बताया गया है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें एक पार्टी ऑर्डर देती है दूसरी पार्टी को मनी की पेमेंट करने के लिए, सेक्शन 5 में आता है। नेक्स्ट इज चेक। इसमें एक पर्सन बैंक को ऑर्डर देता है अपने बिहाफ पे किसी सेकंड पार्टी को, या खुद को भी निकलवाना हो कई बार, तो पेमेंट रिसीव करने के लिए। चलिए थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से फीचर्स हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रिटर्न में होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ये एक राइट क्रिएट कर देता है। एक पर्सन जो मनी रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है जो मनी रिसीव कर रहा है, एंड द अनदर वन जो पे कर रहा है, उसकी लाइबिलिटी हो जाती है पेमेंट करने के लिए, और जो रिसीव कर रहा है उसका ये राइट हो जाता है कि हाँ वो मनी रिसीव करेगा। होल्डर, जो होल्डर का जो टाइटल होता है ना, वो डिफेक्ट से फ्री कब होता है, जब वो ड्यू कोर्स में हो, वो गुड टाइटल में माना जाता है। उसके पास में क्या होता है, ड्यू कोर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करता है वो ड्यू कोर्स में कब होता है, जब वो इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के लिए हो। इट मीन्स फॉर एन एक्सचेंज, विदाउट नोटिस हो कि इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट है, ऐसा कुछ भी डिफेक्ट या फिर हम गुड फेथ के अंदर मान सकते हैं, वो चीज़ आएगी। और मैच्योरिटी से पहले जिसकी बात करी गई है। नेक्स्ट आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफरेबिलिटी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम कितने भी टाइम्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक उसकी पेमेंट हो। ठीक है, फिर इसकी कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। कई बार ये सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाता है मैचिंग के अंदर कि सेक्शन कौन से सेक्शन में प्रिजम्पशंस बताई गई है। सेक्शन 118 में, व्हाट इज दिस, सॉरी वो बीच में कुछ हो गया था। तो कुछ प्रिजम्पशंस की हम बात करते हैं। कौन कौन सी प्रिजम्पशंस है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन। ये क्या प्रिज्यूम करता है कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी बनाया जाएगा या फिर जो भी कोई ड्रॉ कर रहा है, तो वो कंसिडरेशन के लिए होगा। ठीक है, तो चाहे जब भी वो एक्सेप्ट कर रहा हो, इंडोर्स कर रहा हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें करी जाएगी ना इसके अंदर, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ कंसिडरेशन के लिए ही होगा। डेट की बात करें तो जो जिस डेट को मतलब कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बनाया जा रहा है, तो जो जिस डेट को ड्रॉन किया जाएगा वो डेट इसके ऊपर मेंशन की जाएगी, टाइम भी मेंशन किया जाएगा। ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो जो उसका हर ट्रांसफ़र है वो उसकी मैच्योरिटी से पहले कर दिया जाना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट की बात करें तो जितनी भी इंडोर्समेंट है ना, वो एक ऑर्डर में आनी चाहिए। स्टैंप की बात करें, स्टैंप लगी होनी चाहिए और ड्यूली साइंड होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर हम बात करते हैं पार्टीज़ की।
हम जानते हैं कौन कौन सी पार्टीज़ होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। जैसे इसके 3 टाइप्स है ना, वैसे ही उनकी अलग अलग पार्टीज़ होती है। हर एक टाइप की डिफरेंट पार्टीज़ का नेम है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करें, तो जैसे बताया प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक रिटर्न प्रॉमिस होता है कोई भी सर्टेन सम को पे करने के लिए। 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, मेकर एंड पेई। मेकर जो प्रॉमिस बना रहा है, पेई जिसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ए ने एक प्रोमिसरी नोट बनाया, प्रॉमिस करता है कि वो बी को 10,000 रुपये देगा, तो इसमें ए क्या हो गया, मेकर हो गया, बी क्या हो गया, पेई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक ऑर्डर होता है मनी पे करने के लिए। 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो बिल बनाता है और ऑर्डर देता है पे करने के लिए। ड्रॉई एक ऐसा पर्सन जिसको ऑर्डर मिला है पेमेंट देने के लिए। ये ड्रॉई जो है ये बैंक भी हो सकता है या कोई डेटर भी हो सकता है। पेई जिसको पैसा दिया जाएगा, जैसे ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी। जैसे कि ए ने मान लीजिए कि बैंक को ऑर्डर दिया है, एक बिल बनाया है और ऑर्डर दिया है कि जैसे कि 10,000 रुपये लगा लो, 10,000 रुपये सी को देना है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, ड्रॉर हो गया। बैंक किसका रोल प्ले कर रहा है, ड्रॉई का। और सी क्या हो गया, पेई। एक बार अगर बैंक ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्म चेक। चेक के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहले तो चेक क्या होगा कि ऐसा स्पेसिफिक बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक से ही लिया जाता है। उसके अंदर डेटर भी इंक्लूड हो रहा था ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, यहाँ पे सिर्फ बैंक ही आएगा। ठीक है, इसमें भी 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर अकाउंट होल्डर जो राइट डाउन करता है चेक को। ड्रॉई बैंक होता है जहाँ पर जिसके रिगार्डिंग चेक बनाया गया है। पेई जो पर्सन जिसको मनी रिसीव करना है। फॉर एग्जांपल ए ने क्या कर दिया, बी को चेक राइट डाउन कर दिया कि बी को, ए ने बी के लिए चेक बनाया है कि इतनी पेमेंट उसको पे करनी है, और कौन से बैंक से, XYZ से। तो ए यहाँ पर क्या हो गया, ड्रॉर हो गया। जो बैंक है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, ड्रॉई का, और बी क्या है, पेई का रोल प्ले कर रहा है। कुछ और पार्टीज भी इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर, जैसे कि एंडोर्सर। एंडोर्सर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो साइन करता है इंस्ट्रूमेंट को और ट्रांसफ़र कर देता है सेकंड पर्सन को, लेकिन ये मेकर नहीं होता और ना ही ड्रॉर होता है। ठीक है, एंडोर्सी कौन सा होता है, वो पर्सन जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है। होल्डर कौन सा होता है, जिसके पास अभी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो मतलब एंटाइटल है उसके पास में को कि वो रिसीव या रिकवर कर सकता है जो भी अमाउंट अगर ड्यू है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो ऐसा पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू के लिए गुड फेथ में और बिना किसी डिफेक्ट के इंस्ट्रूमेंट को ले लेता है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। अब हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। तीनों टाइप्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, जो एक पार्टी इशू करती है, प्रॉमिस करती है टू पे द डेट ऑन टू अनदर पार्टी, कि हाँ कि मैं अगर आपसे डेट ले रहा हूँ तो मैं आपको बदले में प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ मैं आपको पेमेंट करूँगा। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ प्रॉमिसरी नोट एन इंस्ट्रूमेंट एक राइटिंग में होता है, कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर। मेकर बनाता है उसको, ठीक है, एक सर्टन सम ऑफ मनी को पेमेंट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए दूसरे पर्सन को, या फिर जो भी बियरर है इंस्ट्रूमेंट का उसके लिए। एक स्पेसिफिक नोट है यहाँ पे, क्या है कि यहाँ पे क्या नोटिस दिया गया कि जो बैंक नोट या फिर करेंसी नोट होता है ना, वो एक प्रोमिसरी नोट का काम नहीं करता है। आई एम सॉरी, थोड़ा आवाज़ें बहुत आ रही है यहाँ से, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो जो बैंक नोट है या फिर करेंसी नोट है उसको हम प्रोमिसरी नोट नहीं लेके चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पार्टीज़ की, जो ऑलरेडी वैसे तो हम कर चुके हैं कि मेकर क्या होता है, जो बना रहा होता है, पेई जिसको पेमेंट मिलती है। ठीक है, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं प्रोमिसरी नोट के लिए, राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए कि वो पेमेंट करेगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती उसे प्रॉमिस करवा रहे हैं। जो मेकर जो है ना,
उसका साइन होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी पेमेंट उसको राइट डाउन, जो भी पेमेंट है ना उसको एक सर्टेन वे में बताना है, ठीक है। और एक यहाँ पे प्रॉमिस, अगर प्रॉमिसरी नोट है तो प्रॉमिस होगा ना, एक प्रॉमिस होता है मनी एंड मनी ओनली, ठीक है। कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मेकर और पेई सर्टेन होने चाहिए अपनी बात पे। स्टैंपिंग जो है इसकी वो बहुत ज़रूरी है इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत, ठीक है। एक अनस्टैम्प्ड, अगर आपका प्रॉमिसरी नोट है वो स्टैम्प्ड नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। और कोई भी अगर पेमेंट डिले हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी आप केस फाइल नहीं कर सकते। डेट होनी चाहिए जैसे हमने पढ़ चुका है, ठीक है। और जो लिमिटेशन पीरियड होता है ना प्रॉमिसरी नोट का कोई भी केस फाइल करने के लिए, वो 3 साल होता है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से या फिर डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अनदर वन टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में बताया गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। क्या है ये? इसका मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रिटन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक अनकंडीशनल ऑर्डर में बनाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी पे करने के लिए एक पर्सन को या फिर जो भी होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का उसको, जैसा कि इंस्ट्रूमेंट में उस मेकर ने बताया है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, ये मेन चीज़ होती है कि ये सिर्फ डिमांड पे ही पेबल होता है या फिर कोई स्पेसिफाइड टर्म के ऊपर, ठीक है। कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? ड्रॉअर जो बिल क्रिएट करेगा या फिर जो इशू करेगा, ड्रॉई जो क्या कर रहा है जिसको ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ पे कौन हो सकता है ड्रॉई? टिपिकली 2 ही पर्सन होते हैं, जैसे या तो कोई डेटर हो गया या फिर जो बायर है वो, यहाँ पे बैंक भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो पेई जिसको मनी पे किया जा रहा है, ठीक है, या फिर जिसको हम बोल देते हैं इसको हम जो मनी पे किया जा रहा है वो ड्रॉर कर रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी कर रही है, या फिर बियरर ऑफ बिल भी हम बोल देते हैं। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन बन जाता है? जब ड्रॉई जो है ना इसको बिल मिल जाता है साइन किया हुआ, ड्रॉर ने क्या किया, ए ने क्या किया, साइन कर दिया बिल को और किसको दे दिया, बी को दे दिया, जो क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ड्रॉई का। तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एंडोर्सर और एंडोर्सी। अगर पे, जैसे ये वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है एंडोर्सर या फिर एंडोर्सी। अगर पेई ट्रांसफ़र कर देता है बिल को थर्ड पार्टी को, मतलब कि पेई को बिल मिल गया, उसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया थर्ड पार्टी को, वो एंडोर्सर होते हैं। और रेसिपिएंट क्या होता है? जो भी रेसिपिएंट जो ले रहा है वो क्या होगा, एंडोर्सी, मतलब कि जो पास आउट कर रहा है। अगर हम होल्डर की बात करें, होल्डर कौन है? जब जो पेई, व्हेन द पेई इज इन पोजीशन ऑफ द बिल, दे आर द होल्डर। जिसके पास में क्या है, बिल है, वो होल्डर का रोल प्ले करता है, ठीक है। कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सर्टेन पार्टीज़ होनी चाहिए। वैसे तो जैसे प्रॉमिसरी नोट की थी वैसे ही हैं, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेट स्पेसिफिकली मेंशन की जानी चाहिए, कौन सा प्लेस ऑफ पेमेंट होने वाला है या फिर कहाँ पर ये ड्रॉन किया जाएगा, जो भी अमाउंट पेबल है वो सर्टेन होनी चाहिए, टाइम मेंशन किया जाना चाहिए, और कंसिड्रेशन ओनली वे ऑफ मनी में ही होना चाहिए। कुछ बाकी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है अनकंडीशनली ड्रॉन किया जाना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए ड्रॉय का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ड्रॉई है ना, जो ड्रॉई है, इट मस्ट इंडिकेट अ ड्रॉई हु शुड बी कॉल्ड ऑन टू एक्सेप्ट और पे इट। जो किसका रोल प्ले करता है? जैसे कि हम बैंक लगा लो या फिर डेटर लगा लो, वो ड्रॉई का रोल प्ले करते हैं। बिल्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कौन कौन से बिल्स हैं, कैसे कैसे होते हैं। ट्रेड बिल क्या होता है? एक ऐसा बिल ड्रॉन फॉर अ जेन्युइन ट्रेड
वो होता है ट्रेड बिल, जिसके अंदर ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है। एक है सेलर है, ड्रॉ अ बिल ऑन द बायर फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर दिए और बिल ले लिया उससे कि हाँ वो पेमेंट कर देगा, ठीक है, मतलब बिल दे दिया उसको कि वो उसके ऊपर पेमेंट कर देगा। एकोमोडेशन बिल, मीनिंग क्या हुआ, एक बिल जो बिना ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए किया जाए, सिर्फ ओनली टू हेल्प वन पार्टी रेज फंड्स, फंड रेज करने के लिए, सिर्फ एक पार्टी को हेल्प करने के लिए, ये एकोमोडेशन बिल, मतलब वो एकोमोडेट कर रहा है कि हाँ भी ये पर्सन पेमेंट कर देगा। पर्पस क्या होता है, क्रेडिट सपोर्ट के लिए होता है। टू अनदर पार्टी टेम्परेरी बेसिस पे होता है ये। एग्जाम्पल क्या है, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ए ने बिल के लिए, ए ने बी को बिल बना दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया टू हेल्प ए रेज मनी फॉर नो गुड्स आर सोल्ड, बिना सेल के ही उसने उसको हेल्प कर दिया, टेम्परेरी। टाइम बिल का अनदर नेम भी है, कई बार ये हमें यूसेंस बिल के नाम से भी जाना जाता है, या यूसेंस या असेंस बिल्स, जो भी आपको ज़्यादा लगे, सही लगे वही। टाइम बिल मतलब क्या हुआ, एक ऐसा बिल जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में उसको पेबल होगा, जैसे कि 30 डेज हो गया, 3 मंथ्स हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि ए ने क्या किया, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, और जो कब पेबल होगा, 60 दिन के बाद में होगा, वो टाइम बिल होता है। डिमांड बिल, जो डिमांड पे पेबल हो, ठीक है, जब भी डिमांड आएगी तभी वो बिल काम करेगा, मतलब तभी वो बिल पे किया जाएगा। कोई ड्यू डेट नहीं होती इसके अंदर, इट डजेंट मेंशन अ फ्यूचर पेमेंट डेट, मतलब कि फ्यूचर पेमेंट का हम लेके नहीं चलते हैं, जब भी डिमांड होगी तभी उसको पेबल किया जाएगा। इनलैंड बिल कौन सा होता है, अ बिल ड्रॉन एंड पेबल विद इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर अगर 2 जगह से बिल की बात करी जाए वो इनलैंड बिल होता है। फॉरेन बिल, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री, एक कंट्री में ड्रॉन किया जा रहा है, दूसरी कंट्री में पेबल किया जा रहा है, वो फॉरेन बिल हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मेनली हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में ड्रॉन किया जा रहा है और यूएसए में पेबल है। क्लीन बिल, बिल विदाउट एनी सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है। यहाँ पे बात आ जाती है ट्रस्ट की, जैसे आपको भी मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हमेशा आपको बहुत अच्छे की पॉइंट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए और बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में। डॉक्यूमेंट्री बिल, आई नो मैं आपका ट्रस्ट जीत लूँगी धीरे धीरे। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, मतलब कि अ बिल विद डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, जिसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं, वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है उनको, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग हो गया, इनवॉइस हो गया, इंश्योरेंस पेपर्स हो गए। ये मेनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी कोई लिटिल पेमेंट के बाद में जो भी रिसीव करेगा उसके लिए, ठीक है। फिर बात आती है चेक की, क्या है भाई चेक, नॉर्मली बोलते हैं ना हम, या भाई जैसे केबीसी है, ये लीजिए अभी आपका 2 करोड़ का चेक, अभी 7 करोड़ का चेक, वो चेक कौन देता है, अमिताभ बच्चन देता है ना, मतलब कि केबीसी देता है, अमिताभ बच्चन नहीं देता है, केबीसी देता है, वही चेक। क्या है चेक, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कंटेन करता है अनकंडीशनल ऑर्डर को टू द बैंक टू पे अ सर्टेन सम, एक सर्टेन सम पेमेंट करने के लिए कोई भी पर्सन को, फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द पर्सन टू हुम इट इज़ इशूड, जिस पर्सन को इशू किया जाएगा उस पर्सन के लिए, किसके लिए, और टू ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन और द बियरर, जो लेता है ना उसको बियरर भी बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि आप केबीसी का एग्जांपल ले लो, केबीसी में क्या होता है, केबीसी वाले क्या करते हैं, बैंक को क्या कर देते हैं, एक वो चेक ही दे देते हैं पर्सन को दे दिया, जैसे कि मेरे लगा लो, प्रियंका को उन्होंने चेक दे दिया तो नहीं आ सकता पर लगा लो, जैसे प्रियंका को उन्होंने चेक दे दिया कि आप लीजिए 7 करोड़ रुपए आप जीत चुके हैं और आप बैंक से जाके ये पैसे निकलवा सकते हैं, तो वो चेक उन्होंने किसको दिया है, मुझे दिया है। यहाँ पर मैं क्या हूँ, मैं हूँ पेई। केबीसी किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, ड्रॉर का, और बैंक ड्रॉई का, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक थिंग जो हमें पढ़नी चाहिए, चेक क्या है, इज़ अ स्पीसीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इसकी 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है, ये ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर पे ही होता है। दूसरा,
पेबल ऑन डिमांड, जब ज़रूरत हो तभी, ऐसा नहीं पहले कोई चेक बना के नहीं रखता है, जब ज़रूरत होती है तभी चेक बनाया जाता है। कुछ एसेंशियल चीज़ें जो हमें चेक के बारे में पता होनी चाहिए, एक तो क्या हो कि ये ऑर्डर में होना चाहिए, रिटर्न में, ठीक है, अनकंडीशनल होना चाहिए, मेकर इसको साइन करना चाहिए, जो भी अमाउंट है वो फिगर या वर्ड्स दोनों में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो 7 करोड़, उन्होंने पहले वर्ड्स में लिख दिया है, पहले नंबर्स में लिख दिया, फिगर्स में, फिर वर्ड्स में लिख दिया, वो वाली चीज़। अ चेक में बी ड्रॉन पेबल टू ऑर्डर और बियरर, जब भी मतलब कि एक ऑर्डर को मतलब कि क्या किया जाएगा, चेक क्या हो सकता है कि ऑर्डर पे भी हो सकता है, इट में बी अ बियरर और ऑर्डर चेक, मतलब कि वो कोई ऑर्डर कर रहा है या बियरर को दिया जा रहा है, या फिर खुद के लिए भी हो सकता है, मतलब कि या तो कोई सेकंड पर्सन के लिए हो सकता है या फिर खुद के लिए हो सकता है। चेक के पास क्या होना चाहिए, तारीख पे तारीख होनी चाहिए। पे इज़ टू बी सर्टेन, पे को सर्टेन रहना चाहिए। वैसे आपने एक चीज़ नोट करी होगी, तीनों चीज़ें मतलब कि एसेंशियल्स क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीनों टाइप्स ऑफ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर लगभग सेम सी हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा चेक्स के टाइप्स पढ़ें, चेक्स कौन कौन से तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बियरर चेक, पेबल इट हु एवर होल्ड इट, जो इसको होल्ड करेगा तभी पेबल होगा, वो बियरर जो मतलब ले रहा है ना उसी को। की फीचर क्या होता है, बियरर, उसके ऊपर जो बियरर होगा ना उसका नाम लिखा होगा। ऑर्डर चेक, एक स्पेसिफिक पर्सन को पेबल किया जाए, ऑर्डर रिप्लेस कर देगा बियरर को, जो बियरर है वहाँ पे ऑर्डर मतलब कि स्पेसिफिक पर्सन की बात आ जाएगी। क्रॉस्ड चेक कैन ओनली बी डिपॉजिटेड, सिर्फ इसको डिपॉजिट किया जा सकता है, 2 पैरेलल लाइंस होगी। अकाउंट पे चेक ओनली फॉर नेम्ड पर्सन अकाउंट, कोई जो पर्सन है ना स्पेसिफिक पर्सन, उसके अकाउंट के नेम पे ये बनाया जाएगा, अकाउंट पे ही रिटर्न होगा उस पर। पोस्ट डेटेड, फ्यूचर के लिए चेक बनाया जाता है, वैलिडिटी भी उसकी लिखी जाती है डेट के हिसाब से। एंटी डेटेड चेक, डेटेड बिफोर टूडेज डेट, आज से पहले की तारीख लिखी जाती है, और वैलिड कब तक होता है, 3 महीनों तक वैलिड होता है ये, ठीक है। स्टेल चेक, 3 महीने से ज़्यादा का जो चेक हो जाता है वो स्टेल चेक होता है, और ये वैलिड नहीं माना जाता है। ओपन चेक, कोई भी इसको इनकैश करवा सकता है। कई बार हम देखते हैं ना ओपन चेक भी होते हैं तो बोलते हैं कि मेरा चेक गुम हो गया है, कि कई बार ऐसे केसेस भी सुनने के लिए आते हैं कि कहीं उससे पैसे ना निकलवाले, वो ओपन चेक के केसेस होते हैं, कोई क्रॉसिंग नहीं होती। ब्लैंक चेक, सिर्फ सिग्नेचर होता है, बाकी सब कुछ ब्लैंक होता है, सिर्फ ट्रस्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे मेरे को कोई चेक दे दे कि ये ले भाई जितना मन करे पैसे निकाल ले मेरे अकाउंट से, पैसे वाला होना चाहिए वो, चाहे वो कोई फीमेल हो मेल हो कोई भी हो, पैसे वाली होनी चाहिए। कैंसल चेक, कैंसल मार्क किया जाना चाहिए, पेमेंट के लिए नहीं, मार्क्ड कैंसल, ठीक है, नॉट फॉर पेमेंट, मतलब कि वो पेमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ कैंसिल के लिए है। यूज्ड फॉर KYC के लिए होता है या फिर वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, होल्डर की। कौन है होल्डर, होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा पर्सन इन इज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ, जिसके पास में चेक है, और दूसरा क्या है, वो राइट है उसके पास रिसीव करने का या फिर रिकवर करने का अमाउंट, जो भी वो पार्टीज़ को देगा बिल्स उसके बिहाफ पे, उसके राइट्स क्या है, टाइटल डिपेंडेंट है ट्रांसफरर पे, इसके पास में राइट होता है टू डिमांड एंड रिसीव बट डज नॉट हैव अ राइट टू शू, सिर्फ वो डिमांड, उसके पास में क्या राइट होता है, डिमांड और रिसीव करने के लिए, केस फाइल नहीं कर सकता है वो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है होल्डर के लिए, हर एक पर्सन होल्डर नहीं होता है, जिसके पास में इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर नहीं होगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। ये वाली चीज़ जो है ना असर्शन रीजनिंग में पूछी जाती है। अगर हम होल्डर की बात करें तो एक पर्सन मस्ट बी नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट एज द पेई और द एंडोर्सी और ही मस्ट बी द बियरर देयर ऑफ, वो ही होल्डर होगा, तभी आप होल्डर बन पाते हैं। अ पर्सन जिसके पास क्या है, पोजेशन है कोई भी इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो थेफ्ट से किया, चोरी कर लिया उसने, या फिर कोई फोर्स्ड एंडोर्समेंट हो, वो होल्डर नहीं बना जाएगा, वो एंटाइटल नहीं है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को रिकवर करने के लिए। कोई भी एजेंट है जिसके पास में इंस्ट्रूमेंट है,
कोई भी प्रिंसिपल के लिए, वो भी होल्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है, पेमेंट ले सकता है एजेंट, लेकिन वो होल्डर नहीं माना जाएगा। होल्डर क्या होता है, होल्डर इन लॉ होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड नॉट डी फैक्टो, मतलब कि होल्डर इन फैक्ट होना ज़रूरी नहीं, लॉ में होना ज़रूरी है, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, कौन होता है ड्यू कोर्स में होल्डर, वो जो कंसिडरेशन के लिए काम कर रहा है और उसको कोई भी डिफेक्ट का नहीं है, मतलब कि यहाँ पे बात आ जाती है ट्रस्ट की, वही जो आप लोग मेरे ऊपर करेंगे कि पक्का आपकी नैया पार लगा दूंगी। नोट क्या चीज़ें बताई गई है कि उसके राइट्स और टाइटल क्या है, इंडिपेंडेंट है ट्रांसफरर से, और उसके पास में क्या राइट है, डिमांड करने का, रिसीव करने का, और एक और क्या राइट है, शू करने का भी राइट है। होल्डर नहीं करता। आपने एक चीज़ नोट करी, जो सिंपल होल्डर है ना वो केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, जो सेक्शन 9 में बताया गया है, उसके पास में राइट है केस फाइल करने के लिए, ठीक है। डिलीवरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिलीवरी क्या होता है, जब द मेकिंग एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कम्प्लीटेड बाई डिलीवरी विच में बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, जब एक्चुअल जो उसी टाइम पे हो गया, कंस्ट्रक्टिव जो इन फ्यूचर की जाने वाली हो, वो थी डिलीवरी। सेक्शन 46 में जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एंडोर्समेंट क्या होती है, द ईजिएस्ट टॉपिक, एंडोर्समेंट। वॉट इज एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, मीन्स साइनिंग एट द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, चाहे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, उसके पीछे की साइड पे साइन कर देना, वो होता है एंडोर्समेंट। द एक्ट ऑफ साइनिंग अ चेक टू द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग टू समवन एल्स इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ चेक। अगर किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए जो साइन किया जाता है ना, वो एंडोर्समेंट ऑफ चेक होता है। अगर कोई भी स्पेस लेफ्ट नहीं है इंस्ट्रूमेंट पे, तो एंडोर्समेंट जो है ना वो हम सेपरेट स्लिप से भी कर सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ में अटैच कर दी जाएगी। डेफिनेशन क्या है एंडोर्समेंट की, जब मेकर या फिर होल्डर जो भी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का साइंस कर देता है, सेम अदरवाइज देन सच एज मेकर फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ, वो एंडोर्समेंट होता है, ठीक है। तो जो साइन होता है ना वो कुछ पर्पज़ के लिए होता है, एक स्टैम्प पेपर पे कर देना, ठीक है। तो वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। और काइंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन कौन से तरीके से एंडोर्समेंट की जाती है। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक या फिर जनरल, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ अपना सिग्नेचर होता है, ठीक है। या फिर क्या कर दिया जाएगा, सीधा साइन कर दिया जाएगा। एक एंडोर्समेंट सेट टू बी ब्लैंक और जनरल, जब एंडोर्सर क्या करेगा, अपना सिग्नेचर डाल देगा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे, नाम नहीं लिखेगा किसको पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर एंडोर्समेंट इन फुल या स्पेशल की बात करें तो स्पेसिफिक पर्सन का नेम मेंशन किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, जिसको पेमेंट की जानी है। फिर बात आती है यहाँ पे एक डायरेक्शन है, एडिड बाय एंडोर्सर टू द पर्सन स्पेसिफाइड कॉल्ड द एंडोर्सी, ठीक है। डायरेक्शंस एडिड कर दी जाएगी एंडोर्सर के द्वारा ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हु नाउ बिकम्स इट्स पे एंटाइटल टू शू फॉर मनी ड्यू ऑन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या कर देता है, एक डायरेक्शन भी उसको दे देता है कि पेई को, कि वो अगर उसको पैसा नहीं मिला तो उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसफर्स द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट पार्शियली, फुल्ली पेमेंट नहीं होगी, पार्शली होगी, एज पर सेक्शन 56, ये इनवैलिड मानी गई है ये वाली चीज़। कंडीशनल एंडोर्समेंट, कंडीशनल कौन सी होगी, जब एंडोर्समेंट कंडीशनल कर दी गई हो या फिर क्वालिफाइड हो, विच लिमिट्स, उसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगा दी गई हो, ठीक है। और या फिर जो एंडोर्सर है ना उसकी लाइबिलिटीज़ को कम कर दिया गया हो या फिर एक तरीके से हाईलाइट कर दिया गया हो। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव क्या होती है, सीक्स टू पुट एन एंड, मतलब कि इसके अंदर जो नेगोशिएबिलिटी है वो ट्रांसफ़र आगे नहीं होगी, ठीक है। ये एक साउंड है लेकिन अनयूजुअल लगता है ना थोड़ा सा,
but the endorsee is very much within his rights. So जो वो साइन करेगा सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र इज़ रिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ एक ही पर्सन के लिए होगा ये, आगे ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इससे रिस्क प्रिवेंट होता है अनऑथराइज पर्सन के लिए, और जो पेमेंट होती है फ्रॉड हो गया, फॉर्जरी हो गया, तो और जो भी मतलब कि मनी को लूज़ करने का जो भी रिस्क है वो भी इसके थ्रू हम बच सकते हैं। डिसऑनर कैसे होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का या प्रोमिसरी नोट का? डिसऑनर दो तरीके से होता है, पहला नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, दूसरा नॉन पेमेंट की वजह से। नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है। डिसऑनर कब माना जाता है? कि जब जो ड्रॉई है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता 48 आवर्स के लिए। ड्रॉई मतलब बैंक या फिर डेटर। आप ऐसे जो नेम आता है ना उसी टाइम पे थोड़ा माइंड में रिकॉल कर लिया करो। जब जो ये प्रेजेंट किया जाता है, when presentment for acceptance is excused and the bills remains unaccepted, बिल को एक्सेप्ट नहीं किया गया और एक्सक्यूज कर दिया गया। when the draw is, अगर ड्रॉई जो है ना वो इनकम्पिटेंट है तब भी ये क्या हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। या फिर ड्रॉई क्या एक फिक्शियस पर्सन है और आफ्टर रीजनेबल सर्च कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, मतलब वो बंदा ही नहीं मिला। या फिर क्या हो सकता है, वेयर द एक्सेप्टेंस इज अ क्वालिफाइड वन, ठीक है। डिसऑनर ऑफ नॉन पेमेंट, अगर हम नॉन पेमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोमिसरी नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, वो नॉन पेमेंट से कैसे होगा? जब मेकर ऑफ द नोट, एक्सेप्टर ऑफ द बिल या फिर ड्रॉई ऑफ द चेक मेक डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, जो मेकर है ना वो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दे, वो नॉन पेमेंट हो गया, मतलब पैसा ही नहीं दे रहा है। पार्टीज़ कौन कौन सी इंक्लूडेड होती हैं नेगोशिएबल में, वो हम पढ़ चुके हैं, मे बी ये गलती से ये स्लाइड इंक्लूड हो गई है। फिर बात आती है क्रॉसिंग ऑफ चेक की। क्या है क्रॉसिंग ऑफ चेक? रेफर्स टू ड्राइंग टू पैरेलल ट्रांसफर्स लाइन, टू पैरेलल लाइन्स आपको दिखेगी, वो क्रॉसिंग ऑफ चेक होता है चेक के ऊपर, ठीक है। बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक ड्रॉअर क्या करते हैं बैंकर को कि डू नॉट पे इट ओवर द काउंटर बट ओनली क्रेडिट टू द अकाउंट, सिर्फ अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा ऑफ द पर्सन, जो भी नाम लिखा गया पर्सन का उसके लिए। नेक्स्ट क्या होता है, इसका मतलब कि बैंकर क्या करेगा, सिर्फ बैंकर के थ्रू ही पेमेंट करेगा। ये एक सिक्योरिटी ऐड कर देता है और इंश्योर करता है पेमेंट के लिए टू द पेई, या फिर जो भी उसका ऑर्डर है उसको सिक्योर हो जाता है वो। नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक से क्या होता है, एक प्रोटेक्शन का मीन्स इन्होंने क्या कर दिया, डेवलप हो गया यहाँ से कि मिसयूज़ नहीं कर सकते चेक्स का। पेमेंट पेई के बैंकर को की जाएगी सिर्फ, ठीक है, डायरेक्टली पर्सन को नहीं की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो पेमेंट जो है ना उससे इंश्योरिटी हो जाएगी कि वो एक्चुअल पर्सन को ही पेमेंट मिल, जो एक्चुअल पेई जो है ना उसी को पेमेंट मिल रही है। कौन कर सकता है क्रॉस ऑफ अ चेक? एक ड्रॉअर कर सकता है जो बना रहा है, होल्डर जिसके पास पोजेशन है, ठीक है। when जहाँ पर वेर अ चेक इज इशूड अनक्रॉस्ड इट मे बी क्रॉस्ड बाय द होल्डर जनरली और स्पेसिफिकली। अगर अनक्रॉस्ड मिला है ना तो जो होल्डर है ना चेक का वो भी उसको क्रॉस कर सकता है, या फिर बैंकर जिसके फेवर के अंदर चेक बनाया गया है, ठीक है, वो एजेंट का भी काम कर सकता है बैंकर बाद में। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कौन कौन सी होती है? जनरल क्रॉसिंग सेक्शन 123 बताया गया। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन होती है चेक के ऊपर बनी हुई, जनरली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, ठीक है। होल्डर और पेई कैन नॉट गेट द पेमेंट एट द काउंटर बट थ्रू द बैंक ओनली। जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ बैंक से ही ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नेम ऑफ बैंकर ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे, जो अमाउंट होती है ना वो कहीं कौन से भी बैंक से आप निकलवा सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती, कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पेई, ठीक है, लिखा भी होता है और नहीं भी लिखा होता। नेक्स्ट वन इज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में हम इसको कन्वर्ट किया जा सकता है।
अब बात करते हैं स्पेसिफिक क्रॉसिंग होती क्या है। तो स्पेसिफिक क्रॉसिंग सेक्शन 124 ने बताया है, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड क्रॉसिंग भी देखा जाता है। ट्रू ट्रांसवर्स लाइन जो है ना, वो नेसेसरी नहीं है कि उसके ऊपर बनी हो। बैंकर का नेम उसके अंदर स्पेसिफिकली एंटर किया जाता है, चेक के ऊपर साफ साफ लिखा जाता है, ताकि उससे प्रोटेक्शन रहे, ठीक है। या फिर जो भी ऑनर है ना उसका, उसको फ्रॉड से बचाया जा सके, मिस यूटिलाइजेशन ना हो चेक का, उसके लिए। तो नेम ऑफ द बैंकर, जो भी बैंकर का नेम है ना, मे और मे नॉट कैरी द एब्रीवेटेड वर्ड्स, उसके पास में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड कंपनी, अकाउंट पे, नॉट नेगोशिएबल, ये नेम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी। पेमेंट सिर्फ ओनली थ्रू द बैंक मेंशन्ड, हमने जनरल क्रॉसिंग में क्या पढ़ा था, कोई भी बैंक, एनी बैंकर, यहाँ पे देखा था ना, एनी बैंकर कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक क्रॉसिंग में क्या होगा, सिर्फ जो नेम मेंशन है ना वही बैंक करेगा। स्पेसिफिकली क्रॉस्ड चेक क्या होते हैं, उनको हम जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आया होगा। एक स्पेशल टर्म इसके अंदर आती है हुंडीज। क्या है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो रिटन इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज, ठीक है। दे आर समटाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और कुछ बार क्या बन जाते हैं, प्रोमिसरी नोट्स बन जाते हैं। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं आती ये चीज़ें। ये गवर्न होते हैं, दीज आर गवर्न बाय द कस्टम्स एंड यूजेस लोकेलिटी में। लेकिन अगर कस्टम क्या साइलेंट है कुछ पॉइंट पे, या फिर ऑन द डिस्प्यूट बिफोर द कोर्ट, दिस एक्ट अप्लाइज टू हुंडीज। तो ये चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो हुंडीज के पास में चला जाता है। एक और टर्म आती है इसमें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट, पढ़ा होगा ना हमने, क्या होता है ये। नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम बनाया गया है जो अलाउ करता है फंड्स को ट्रांसफ़र करने का वन बैंक से दूसरे बैंक को। इस स्कीम में क्या होता है, इंडिविजुअल या फिर फर्म्स या फिर कॉर्पोरेट्स इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी बैंक ब्रांच से, कोई भी इंडिविजुअल को, फर्म को, कॉर्पोरेट को, कहीं पे भी, ठीक है। हैविंग एन अकाउंट, जिसके पास में दूसरे बैंक का भी अकाउंट हो कंट्री के अंदर, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। नेफ्ट क्या है, एक ट्रांजैक्शन किसके लिए होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ स्मॉलर अमाउंट के लिए होता है। नेफ्ट के बारे में एक और चीज़ है कि ये ऑपरेट करता है ऑन अ डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, जो सेटल करता है ट्रांजैक्शन को बैचेस में, ठीक है। डीएनएस के अंदर हम बात करें तो सेटलमेंट टेक प्लेस विद ऑल ट्रांजैक्शन रिसीव्ड टिल द पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम, जब तक का टाइम पीरियड है ना तब तक वो ट्रांजैक्शन को रिसीव करता रहता है। वन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट वन, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है ये, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट स्पेशलिस्ट फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम, जहाँ पर मनी का ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर सिक्योरिटीज़ का, टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू एनी अनदर बैंक ऑन अ रियल टाइम, उसी टाइम पे होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस बेसिस पे होता है। ये सेफ और सिक्योर सिस्टम है। क्या ये, सेफ एंड सिक्योर सिस्टम फंड्स को ट्रांसफ़र करने का। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, जनरली लार्ज वैल्यू इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया तो शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।